तो ये बेटे पढ़ते हैं हम पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज, ठीक। पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, ये बेसिकली हम बात करें तो ये क्या है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या है ये? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है कि ये ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन की तरह बिहेव भी करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है, ठीक। ये क्या है, बेसिकली हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर? इसको एम्फीक्राइन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है कि इसके पास एंडोक्राइन वाला पोर्शन भी होता है और एक्सोक्राइन वाला पोर्शन भी इसके पास होता है, ठीक। पैनक्रियाज जो होता है, ठीक, अगर इसकी बात करें लोकेशन की, ठीक है, तो लोकेशन क्या होती है इसकी? बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक, एब्डोमिनल कैविटी में। अब नेक्स्ट बात करें कि एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि डुओडेनम जो होता है, ठीक, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर जो डुओडेनम होता है, ठीक, डुओडेनम का जो पोर्शन होता है इस टाइप से, ठीक। डुओडेनम की कनकेविटी में जो पैनक्रियाज है इसका हेड फिक्स होता है इस टाइप से, ठीक। जो पैनक्रियाज है इसका जो हेड है बेसिकली, ठीक, हम देखेंगे इसका हेड रीजन कौन सा है। तो डुओडेनम जो है, ठीक है, क्या है कि ये हमारा क्या है, डुओडेनम है। ये जो हमारा पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, डुओडेनम, ठीक, डुओडेनम है। और डुओडेनम की जो कनकेविटी है, ये वाली सरफेस, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पैनक्रियाज का जो हेड है, ये वाला रीजन पैनक्रियाज का हेड, ठीक, ये फिक्स होता है कहाँ पर, डुओडेनम की कनकेविटी में। क्लियर? एब्डोमिनल कैविटी में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पैनक्रियाज है इसके डिविजन को देख लेते हैं। बेसिकली जो पैनक्रियाज है इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है लगभग 15 सेंटीमीटर। क्या होती है? 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब इसके जो पोर्शन है हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। कौन कौन से? ये जो रीजन है इतना, इसको हम बोल देते हैं हेड, ठीक। इसके बाद में बहुत छोटा सा रीजन लगभग 2.5 सेंटीमीटर का, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, नेक। क्या बोल देते हैं? नेक। और जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, ग्लैंड का, उसे हम लोग बोल देते हैं बॉडी, जो कि ये पोर्शन है, ठीक, बॉडी ऑफ पैनक्रियाज। एंड जो लास्ट में बच जाता है पोर्शन वो क्या होता है, टेल, ठीक। ये कौन कौन सा पोर्शन है? ये टेल का पोर्शन है। अब देखिए जो पैनक्रियाज है इसका हम लोग बात करें कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कहाँ पर बेसिकली स्पेसिफिकली बात करें तो कनकैविटी ऑफ डुओडेनम, डुओडेनम, ठीक। क्लियर? शेप की बात हमने कर ली इसकी, ठीक है। शेप, शेप क्या होता है इसका, कॉमा शेप होती है। शेप की बात करें तो क्या होती है, कॉमा शेप ग्लैंड होती है। क्या होती है? कॉमा शेप ग्लैंड, ठीक। अब देखिए कि जो कॉमा शेप ग्लैंड है ये, ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? इसके 4 पोर्शन में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ठीक। अब देखिए हेड वाला रीजन कौन सा है, ये जो आपको मेजर आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक, ये वाली, ये इसका हेड होती है, ठीक। ये क्या है, हेड वाला रीजन है इसका। अब जो मेजर पोर्शन है बॉडी का, ठीक है, इस ग्लैंड के अंदर बेसिकली मेजर पोर्शन किसका है, बॉडी का है। अब हेड को बॉडी से जोड़ने का काम कौन करता है, नेक करती है। नेक की लेंथ कितनी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक। एंड जो बॉडी होती है, ध्यान से बात सुने, जो बॉडी होती है पैनक्रियाज की, ये बेस प्रोवाइड करती है किसको, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो हमारा क्या होता है, स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो पाइलोरस वाला पार्ट होता है, ठीक है, एकदम नीचे वाला पोर्शन जो होता है, ये क्या होता है, पाइलोरस वाला जो पोर्शन होता है, ठीक। पाइलोरस के पोर्शन को क्या करती है, ये बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर? अब देखिए कि यहां पर जो आपको दिख रहा है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है वो कौन कर रहा है, बॉडी कर रही है, ठीक। इसके बाद में जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद में ये जो पोर्शन बच जाता है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, टेल। और टेल जो है ये स्प्लीन तक जाता है, ठीक है। ये कहां तक जाता है, स्प्लीन तक जाता है। स्प्लीन एक और बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑर्गन होता है, ठीक, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जिसको बोलते हैं। तो वहां तक क्या होता है कि इसकी टेल रीजन जाती है, ठीक।
अब देखिए, जो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बेसिकली पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन के बारे में, ठीक। क्या करने वाले हैं, एंडोक्राइन पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि जो एसिनीज होती हैं, ठीक है, एसिनी जो होती हैं पैनक्रियाज के अंदर, वो क्या करती हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन करती हैं। क्या करती हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन करती हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या करती हैं, वो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस को क्या करती हैं, वो रिलीज करती हैं, जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक। इसके अलावा जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं, ठीक, लैंगरहैंस जो होते हैं, ये क्या करते हैं इसके अंदर बेसिकली, ये एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, एंडोक्राइन होता है, क्लियर। एंडोक्राइन मतलब क्या है, ये हार्मोन्स रिलीज करेंगे, ठीक। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं, ये मेजरली कहाँ पाए जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ अगर हम लोग बात करें ग्लैंड में, मेजोरिटी ऑफ कहाँ पर प्लेस होती है इसकी, ठीक, यहाँ पर बेसिकली जो टेल रीजन है, टेल रीजन के अंदर क्या होते हैं कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू, कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, इनका जो हम बात करें कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक, ये मेजोरिटी में कहाँ पर पाए जाते हैं, टेल रीजन में। कहाँ पर पाए जाते हैं, टेल रीजन में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू हेड एंड बॉडी, ठीक। हेड बॉडी की तुलना में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये टेल रीजन के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, क्लियर। अब देखिए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर बेसिकली हमें 4 टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि 4 टाइप की सेल्स होती है इसमें, ठीक। बेसिकली जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 to 2 मिलियन होते हैं। क्या होते हैं, 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, ठीक। और जो एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये क्या होता है, बेसिकली ओवॉइड शेप का होता है। क्या होता है, ओवॉइड शेप का होता है, ठीक, ओवॉइड शेप। बुक में दे रखा होगा, आपने देखा भी होगा कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसका शेप क्या होता है, बेसिकली ओवॉइड शेप होता है, ठीक। और इसका अगर हम लोग डायमीटर देखें तो क्या होता है, जो ओवॉइड शेप है, ये 75 into 175 माइक्रोमीटर, ठीक। ये क्या होता है, इसका शेप होता है, बेसिकली डायमीटर होता है इसका, क्लियर। अब देखिए, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ठीक, इनके अंदर हम बात कर रहे थे कि 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ए सेल्स बोल देते हैं, ठीक, ए सेल्स, या फिर अल्फा सेल्स बोल देते हैं, अल्फा सेल्स, ए सेल्स या फिर अल्फा सेल्स। जो अल्फा सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, बेसिकली 15% पार्ट होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, 15% पार्ट को कंट्रीब्यूट करती हैं, जो अल्फा सेल्स होती हैं। और ये क्या करती हैं कि बेसिकली एक हार्मोन ग्लूकागॉन जिसको हम बोलते हैं, वो रिलीज करती हैं। क्या करती हैं, ग्लूकागॉन को रिलीज करती हैं। किसको रिलीज करती हैं, ग्लूकागॉन को, ठीक है, ग्लूकागॉन को रिलीज करती हैं। और ग्लूकागॉन जो है, ये किस लिए जाना जाता है, ये हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है। किस लिए, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल को बढ़ाएगा ये, कौन, ग्लूकागॉन, ठीक। और अल्फा सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली कहाँ पर होती हैं, पेरिफेरी पे अरेंज होती हैं, ठीक है। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं उसमें कहाँ पर होते हैं, ये पेरिफेरी पे जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो सेल्स हैं बीटा सेल्स हैं, ठीक है, उन्हें बी सेल्स भी बोल दिया जाता है। क्या बोल सकते हैं, उन्हें बी सेल्स बोल देते हैं या फिर बीटा सेल्स बोलते हैं, ठीक। जो बीटा सेल्स हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बेसिकली कहाँ पर पाई जाती हैं, मिडल में पाई जाती हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन को रिलीज करने वाली जो अल्फा सेल्स हैं, ठीक, बेसिकली वो कहाँ पर पाई जाती हैं, अगर मान लीजिए इसको हम लोग रफली ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो ये क्या है, बेसिकली अंदर वाला जो पोर्शन है, मिडल वाला पोर्शन है, ये क्या है, इसके अंदर बीटा सेल्स ज्यादा मिलेंगे आपको। और पेरिफेरी वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर अल्फा सेल्स मिलेंगे, क्लियर। जो बीटा सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, लगभग 60 to 65% कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लैंड का, ठीक। और बीटा सेल्स क्या करते हैं कि एक हार्मोन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन, नाम जानते होंगे आप लोग, ठीक, इंसुलिन को रिलीज करती है। क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है।
और इंसुलिन का जो काम है वो उल्टा है किसके, ग्लूकागॉन के। ये हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन इंसुलिन जो है ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है। क्या जाना जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। ठीक, जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक, क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक, तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग, जो ग्लैंड है हमारी। ठीक, इसके अलावा हम बात करें कि दो टाइप की और सेल्स पाई जाती है इसमें, कौन कौन सी, डी सेल्स या फिर डेल्टा सेल्स। कैसे हम क्या बोलते हैं, डी सेल्स बोलते हैं या फिर डेल्टा सेल्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, डी सेल्स बोलते हैं या फिर डेल्टा सेल्स बोलते हैं। ठीक, डेल्टा सेल्स जो होती हैं ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और ये करती क्या है, ये रिलीज करती हैं एक हार्मोन। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन। ठीक, क्लियर। और जो डी सेल्स हैं बेसिकली ये सिर्फ 5% जो पार्ट है ग्लैंड का उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक, इसके अलावा फोर्थ टाइप की जो ग्लैंड के अंदर जो सेल्स हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, अल्फा सेल्स होगी हमारी। ठीक है, बीटा सेल्स होगी, डेल्टा सेल्स होगी। इसके अलावा फोर्थ टाइप की जो सेल्स होती हैं उन्हें एफ सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ सेल्स बोलते हैं, एफ सेल्स, या फिर उन्हें पीपी सेल्स भी बोल देते हैं। ठीक, पीपी सेल्स करते क्या है बेसिकली, एफ सेल या फिर पीपी सेल्स, ये एक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करती हैं। उसका नाम क्या है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसको ये क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। ठीक, एफ सेल्स जो है। तो बेसिकली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर क्या है, हमारे पास चार टाइप की सेल्स हैं। अल्फा सेल्स जो क्या करती है, ग्लूकागॉन को रिलीज करती हैं। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट जाना जाता है। बीटा सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन को रिलीज करती हैं। ठीक, और ये किसके लिए जाने जाते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा डी सेल्स हैं और एफ सेल्स हैं जो क्या करती हैं रिस्पेक्टिवली सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करती हैं। ठीक, और जो एफ सेल्स हैं ये 15% पोर्शन को कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक, किसको कंट्रीब्यूट करती है, ये 15% जो पार्ट है ग्लैंड का उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक, तो उम्मीद आपको इतना बात समझ आई होगी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, बेसिकली हम लोग दो ही हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मेजर हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक, तो आइए इनके बारे में पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। ठीक, इससे पहले जो ग्लैंड का नाम है ये क्या कह रहा है हमें, पैन वर्ड का मतलब क्या होता है, जो पैन वर्ड है इसका मतलब क्या है कि होल, होल कंप्लीट। ठीक, और क्रियाज जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, फ्लैश। ठीक, तो मतलब ये जो ग्लैंड है ये क्या है, कंप्लीटली फ्लैशी ग्लैंड है। क्या है, कंप्लीटली फ्लैशी ग्लैंड है। और इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है वो कहां से होता है, एंडोडर्म से होता है। कहां से होता है इसका ओरिजिन, एंडोडर्म से होता है। ठीक है, और एंडोडर्म कौन सी, एम्ब्रियोनिक फोरगट की एंडोडर्म, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक फोरगट जो है, एम्ब्रियोनिक फोरगट जो है इसके एंडोडर्म से क्या होता है, जो पैनक्रियाज है पहले बड की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर इवॉल्व होती है, उसके बाद में पूरा का पूरा पैनक्रियाज बनता है वहां से। ठीक, तो ये है पैनक्रियाज के बारे में बेसिक नॉलेज। हम लोग अब लोग क्या करते हैं कि पहले इंसुलिन के बारे में जानते हैं एंड देन हम लोग क्या करेंगे फिर उसके बारे में, जो ग्लूकागॉन है उसके बाद में हम जानेंगे उसके बारे में। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंसुलिन को पढ़ना। तो आइए पढ़ते हैं हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन जो है ये क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है, पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक, जो फंक्शनल यूनिट होती है पेप्टाइड हार्मोन की, जो इंसुलिन है, पहली बात तो ये कि ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता है। ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता है। ठीक, ये क्या होता है कि प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में रिलीज होता है। क्या होता है, ये प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक, क्या होता है, ये प्री प्रो इंसुलिन इस फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक, अब देखिए प्री प्रो इंसुलिन जो है इसमें से अगर एन टर्मिनल जो होता है ये क्या होता है, बेसिकली एक पेप्टाइड हार्मोन है तो इसके अंदर क्या होगी, एक लंबी चेन होगी पेप्टाइड हार्मोन की। ठीक, पेप्टाइड की क्या होगी, एक लंबी चेन होती है इसमें, इस टाइप से
इसमें क्या होती है, इस टाइप से लंबी चेन होती है, ठीक। और लंबी चेन में भी क्या होते हैं, इसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली दो चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन, ठीक, ए चेन और बी चेन। ये जो दोनों चेन्स हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, ठीक, ये जो चेन हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। और इसके अलावा जो अल्फा चेन है, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। तो जब प्री प्रो इंसुलिन जो है, इसमें से जो एन टर्मिनल है, प्री प्रो इंसुलिन का जो एन टर्मिनल होता है, वहां से अगर 23 अमीनो एसिड रिलीज कर दिए जाए तो क्या होता है, वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक। तो ये जो फॉर्म है ये कौन सी है, ये प्रो इंसुलिन की फॉर्म है। कौन सी है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म है, क्लियर। प्रो इंसुलिन जो है इसमें क्या होता है, ए पेप्टाइड होता है, बी पेप्टाइड होता है, और इसके अलावा एक बिना काम की, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि एक्सेस में एक चेन और होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सी पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड कौन सी है, यहां से लेकर ये जो चेन है आपको दिख रही है यहां तक, ये सी पेप्टाइड है, ठीक। काम का जो बेसिकली पोर्शन है वो इतना ही है, ठीक, ये वाला। तो प्रो इंसुलिन जो है इसके अंदर क्या होते हैं कि सी पेप्टाइड और होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी हेल्प से सी पेप्टाइड को हटाया जाता है। तो प्रो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, इस टाइप से। तो ये क्या बन गया है, ये अगर यहाँ से सी पेप्टाइड जो है इसको हटा दिया जाए, ठीक, यहाँ से अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या होता है कि इंसुलिन जो है अपनी मैच्योर फॉर्म में आ जाता है, ठीक। और जो इंसुलिन की मैच्योर फॉर्म होती है, ठीक है, इसके अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, इसके अंदर बेसिकली 51 अमीनो एसिड होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक। जो ए चेन होती है, बेसिकली जो ए चेन होती है उसमें क्या होता है कि उसमें 21 अमीनो एसिड होते हैं। उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, उसमें 21 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक। और जो बी चेन होती है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। ए चेन में 20 अमीनो एसिड होते हैं और बी चेन जो है उसमें कितने बच गए, 31 अमीनो एसिड जो है, सॉरी, ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चेन के अंदर कितने होते हैं, 30 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक। क्लियर, समझ आया आपको। तो ये है इंसुलिन हार्मोन का जो स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ठीक। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 5734 डाल्टन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है इतना होता है, ठीक। तो आइए बात करते हैं जो इंसुलिन है इसके फंक्शंस की, ठीक है। इंसुलिन जो हार्मोन है इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो इंसुलिन जो हार्मोन है इसका हम लोग जानते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट कॉज करता है। क्या करता है ये, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट कॉज करता है। इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक, इसको क्या करते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं। इंसुलिन के स्ट्रक्चर आपको समझ आई होगी, ठीक। जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या कॉज करता है, बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है, ठीक। मतलब क्या है इसका कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ठीक। यहां से हमें लग सकता है कि जो इंसुलिन है ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ही इफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो इफेक्ट है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तीनों इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इफेक्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, उसको पढ़ते हैं, ठीक। तो सुनिए बात, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका, कि मान लीजिए जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लेते हैं, तब क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, वहां से जो ग्लूकोज होता है उसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वो जाता कहाँ पर है, ब्लड में जाता है, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल हायर साइड हो जाता है। तब इंसुलिन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक। और जब इंसुलिन रिलीज होता है तब वहां पर क्या होता है बेसिकली कि ये सेल्स को प्रमोट करता है, ठीक। बॉडी की जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको अपटेक किया जाए, ठीक है, उसको सेल्स के अंदर लिया जाए ग्लूकोज को, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो डाउन हो सके, ठीक है। इसलिए क्या इसका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है, क्लियर। अब करता क्या है कि सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो चला गया है, ठीक। अब सेल्स क्या करेंगी, उस ग्लूकोज का यूज करेंगी, मतलब क्या करता है, यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड सेल्स, इनसाइड सेल्स क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ठीक।
क्या करता है, प्रमोट करता है। क्लियर, समझिए बात। और इसके अलावा ये क्या काम करता है, जब बॉडी फैट का यूज कर रही होती है, ठीक है, जब बॉडी फैट का यूज कर रही होती है तो उसको क्या कर देता है, ये रोक देता है। ठीक है, तो फैट यूटिलाइजेशन को ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, डिक्रीज फैट यूटिलाइजेशन, फैट यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी। ठीक, एनर्जी के लिए फैट यूटिलाइजेशन को ये रोक देता है। क्लियर। एक बात और ध्यान रखें, हालांकि ये क्या है, फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट है। चलो एक बात और हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, कि जो लिवर के अंदर क्या करता है, ये बेसिकली ये जो हार्मोन है इंसुलिन, ये क्या करता है, लिवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। मतलब जो ग्लूकोज है उसको इकट्ठा करके क्या बनाया जाए, ग्लाइकोजन बनाया जाए। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करता है, ये जेनेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, ताकि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो सके। ये था इसका इफेक्ट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। ठीक, तो जैसा कि हमने जाना कि ये फैट जो है, ठीक है, उसका जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी के लिए उसको रोकता है। ठीक, क्या करता है, डिक्रीज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर एनर्जी। इसके अलावा क्या करता है कि जो ब्लड होता है उसमें से जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो ब्लड होता है उसमें से फैटी एसिड का कंसंट्रेशन को क्या करता है, कम करता है। फैटी एसिड्स के कंसंट्रेशन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, कम करता है। तो फैटी एसिड जाते हैं कहाँ पे, ये कहाँ पर जाएंगे, एडिपोज टिश्यू में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू में क्या होगा फिर, एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होगा, जो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, उनको फैट के अंदर कंजर्व किया जाएगा। क्लियर। और क्या करता है, ये फैट के जो सिंथेसिस है उसको प्रमोट करता है। क्या करता है, फैट सिंथेसिस को प्रमोट करता है। क्या करता है, ये फैट सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है। ठीक, समझ आ रही बात। ये था इसका इफेक्ट फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। अब देखिए, जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जब इनका कैटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है तब क्या होता है कि ब्लड के अंदर अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तब इंसुलिन रिलीज होता है। तो क्या करता है ये कि जो अमीनो एसिड्स होती हैं उनका अपटेक को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जो अमाउंट है वो भी क्या करता है, कम करता है ब्लड ग्लूकोज के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स का अमाउंट क्या करता है, ये कम करता है। ठीक, इसके अलावा क्या करता है ये कि लिवर के अंदर एक प्रोसेस चल रही होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या चल रही होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या चलती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनाना। ठीक है, तो मतलब प्रोटीन से जब कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल सकते हैं। ठीक, तो उसको ये रोकता है, क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, उसको रोक देता है। ठीक, इनहिबिट करता है। एक काम और करता है ये कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसको ये प्रमोट करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है। ठीक, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंसुलिन जो हार्मोन है इसके इफेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। ठीक, समझ आई आपको बात। अब एक बात और ध्यान रखें कि जो हमारा इंसुलिन है, जो इंसुलिन है, ठीक है, ये काम और करता है, ये एक काम और करता है कि कहीं कहीं पर क्या करता है, ये जो जीन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उनको क्या करता है, ये एक्सप्रेस भी करवाता है। क्या करता है, लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, लॉन्गर टाइम तक क्या करता है बॉडी के अंदर कि जो जीन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसको क्या करता है, ये एक्सप्रेस करवाता है। ठीक, क्या करवाता है, एक्सप्रेस करवाता है। क्लियर। तो ये हैं बेसिकली जो हम बात करें कि इंसुलिन है इसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसके काफी सारे इफेक्ट हैं। ठीक, तो आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट। इसके अलावा जो इफेक्ट है ग्रोथ के ऊपर, इंसुलिन का जो इफेक्ट है ग्रोथ पे भी होता है। ठीक, क्या होता है, ग्रोथ पे भी इसका इफेक्ट होता है, ग्रोथ पे। ठीक, ग्रोथ के ऊपर बेसिकली कैसे इफेक्ट होता है कि हम जानते हैं ग्रोथ को प्रमोट कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक, अब ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कब करेगा,
ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होती है, सेल्स को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, सेल्स को क्या करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, सेल्स को डिवाइड करना पड़ता है, तो उसलिए क्या चाहिए होती है, हमें प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन आएगा कहां से, तो प्रोटीन आएगा कहां से, तो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कौन कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कौन कर रहा था, इंसुलिन। तो यहाँ पर क्या है कि इंसुलिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके, इंसुलिन जो है ग्रोथ हार्मोन के साथ में मिलके काम करता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के साथ में मिलके काम करता है। तो मतलब ग्रोथ के अंदर भी इसका रोल है, किसका, इंसुलिन का। क्लियर, समझ आइए आपको बात। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये था इंसुलिन के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं जो नेक्स्ट हार्मोन है, ग्लूकागॉन, ठीक, कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन रिलीज कहां से होता है भाई, ग्लूकागॉन, ठीक। जो ग्लूकागॉन है ये कहां से रिलीज होता है, अल्फा सेल्स से रिलीज होता है, ठीक, अल्फा सेल्स से। इंसुलिन कहां से रिलीज होता है, ये बीटा सेल्स से रिलीज होता है। ग्लूकागॉन का जो इफेक्ट है वो क्या है, एकदम उल्टा है किसके, इंसुलिन के। अब ये क्या कॉज कर रहा था, ये क्या कॉज करता है इंसुलिन, ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को कॉज करता है। और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट को कॉज करेगा, क्या करेगा, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट को कॉज करेगा, क्या करेगा, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट को ये कॉज करेगा, ठीक, समझिए बात आपको। और हम लोग बात करें कि जो ग्लूकागॉन है, ठीक, इसके अंदर बेसिकली है क्या, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। इसके अंदर 29 अमीनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, 29 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक। ये क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, क्लियर। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, 3485 डाल्टन क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्लियर, ग्लूकागॉन का। अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकागॉन के फंक्शंस को देखते हैं, ठीक। जो ग्लूकागॉन है ये एकदम उल्टा काम करता है, किसके, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट को कॉज करता है, मतलब इंसुलिन के एकदम उल्टा काम करता है, ठीक। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इसको क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है, इंसुलिन कम करता है, क्लियर। इसके अलावा ये काम और करता है, हमने बात की थी कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, वहां पर हमने बात की थी कि साइक्लिक एएमपी बनता है, एडेनाइलेट साइक्लेज जो है वो वहां पर काम आता है, ठीक है, फास्फोरिलेज वहां पर काम आता है, क्लियर। और उसके कारण क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक। तो मतलब क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करेगा कौन, ग्लूकागॉन, कौन प्रमोट करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेगा, मतलब ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़ना है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कौन करेगा, प्रमोट ग्लूकागॉन करेगा। इससे क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर रिलीज होता है और ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक। अब क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है इसको यूटिलाइज जो करती हैं सेल्स, ठीक है, ग्लूकोज को जब यूटिलाइज करती हैं सेल्स तो उनको रोकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को रोक देता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को क्या कर देता है, ये रोक देता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन को रोक देता है ताकि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ सके, ठीक है। इसके अलावा एक काम ये और करता है, ये क्या करता है कि जो ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, रोकता है, कैसे, इनिबिट कर देता है पायरुवेट काइनेज को, इनिबिट करता है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। ये एंजाइम्स जो हैं आपने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़े होंगे, जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो पायरुवेट काइनेज, ठीक है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, ठीक, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इनको क्या करता है, ये इनिबिट कर देता है, इनको क्या करता है, ये इनिबिट करता है ताकि जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन ना हो सके, ठीक। इसके अलावा ये एक काम और करता है कि पोटेशियम जो है लिवर से रिलीज करवा देता है, ठीक है, रिलीज करवाता है, रिलीजेस पोटेशियम फ्रॉम लिवर, ठीक, लिवर से पोटेशियम को रिलीज करवाता है। इसके अलावा जो ये क्या करता है, लिपोलाइसिस को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, लिपोलाइसिस को प्रमोट करता है। मतलब ये ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं इसके उल्टे फंक्शंस की, ठीक है। लिपोलाइसिस जब प्रमोट होगा तब क्या होगा, मतलब फैट का यूज होगा, फैट का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, यूटिलाइजेशन किया जाएगा फैट का, क्लियर, किसके लिए, एनर्जी के लिए। आपको समझ आई होगी बात,
ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, जो प्रोटीन है प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, ठीक है। जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको क्या कर देता है, ये रोक देता है, ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो है उसको कॉज करता है। इसके कारण जो ब्लड है उसके अंदर अमीनो एसिड का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर अमीनो एसिड जो है उसका अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। समझ आया बात, आपको बात क्लियर। और अगर मान लीजिए हाइपर ग्लूकागोनिज्म की कंडीशन बन जाए, हाइपर ग्लूकागोनिज्म की कंडीशन बन जाए, किसकी, हाइपर ग्लूकागोनिज्म की कंडीशन अगर बन जाए, ठीक, मतलब जो ग्लूकागोन है वो हायर अमाउंट के अंदर रिलीज हो रहा है, तो मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन हो जाएगी, डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन हो जाएगी, मतलब पर्सन को जो है वो शुगर हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन हो जाएगी, ठीक, मतलब पर्सन को क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, क्लियर। तो ये था ग्लूकागोन के बारे में और इंसुलिन के बारे में, ठीक। उम्मीद आपको समझ आया होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो रेगुलेशन है इनके सिक्रीशन का उसको स्टडी करते हैं, प्लस में हम क्या करते हैं जो डिसऑर्डर्स हैं पैनक्रियाज के उसको स्टडी करते हैं। आइए बात करते हैं रेगुलेशन के बारे में, इंसुलिन और ग्लूकागोन का जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, ठीक। मान लीजिए जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है, ठीक, हम लोग इधर देखते हैं कि जो ग्लूकोज है, ठीक, उसका लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, ग्लूकोज जो है इसका लेवल बढ़ चुका है, और ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ चुका है तब ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लाइकोजन के अंदर, इसके अंदर ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, ठीक, पहली बात तो ये। नेक्स्ट बात क्या है कि ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन जो है इसको कौन तोड़ता है, ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर और कौन तोड़ता है, क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि जो सिक्रीशन है इसका, इंसुलिन का और जो ग्लूकागोन है इसका सिक्रीशन कैसे किया जाता है, ठीक। तो जो ग्लाइकोजन है इसको ग्लूकोज के अंदर कौन तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कौन तोड़ता है, हमें पता है कि जो ग्लूकागोन है, जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है, ठीक। और इसके अलावा जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना है, अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होगा ब्लड में, तभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ग्लाइकोजन में, तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा इंसुलिन, ठीक, क्लियर। अब ध्यान से बात सुनिए कि ये दोनों दो हार्मोन हैं ये एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक है, ठीक। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, कि मान लीजिए हमने क्या लिया, एक डाइट ली, और डाइट के अंदर क्या थे कि हमारा जो फूड है उसके अंदर बेसिकली क्या था कि कार्बोहाइड्रेट जो थे उसका अमाउंट ज्यादा था, ठीक। तो जब वो डाइजेस्ट होते हैं और ग्लूकोज जो है वो कहाँ पर जाता है, तब ब्लड में जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल स्टिमुलेट करता है किसको, पैनक्रियाज को, और वहां से फिर क्या होता है कि इंसुलिन का रिलीज होता है, ठीक। जब इंसुलिन रिलीज होता है तब जो ग्लूकोज है इसके अपटेक को प्रमोट किया जाता है थ्रू सेल्स, ठीक है। सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का अपटेक ज्यादा करते हैं, ठीक है, और उनको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। इसके अलावा लिवर के अंदर ग्लाइकोजन जो है इसके फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, ताकि ब्लड ग्लूकोज का लेवल डाउन हो सके, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग भूखे होते हैं, जब स्टार्विंग की कंडीशन होती है, तब क्या होता है, ग्लूकागॉन रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज का लेवल डाउन हो चुका होता है, तब हमें भूख लगती है। तब क्या होता है, ग्लूकागॉन क्या काम करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, किसके अंदर तोड़ता है, ग्लूकोज के अंदर, क्लियर। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो हम बात करें कि रेगुलेशन है इन दोनों हार्मोन्स का, इस टाइप से किया जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि जो डिसऑर्डर्स हैं किसके, पैनक्रियाज के, आइए उनके बारे में देखते हैं। हम लोग पहले देखते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के बारे में, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के बारे में, ठीक। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया वर्ड का मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब काफी ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का अमाउंट, ग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, ग्लूकोज का जो अमाउंट है ब्लड के अंदर वो बढ़ चुका है। बढ़ेगा कब, हमें पता है, एक कंडीशन, शुगर की कंडीशन, ठीक है, जिस मरीज को शुगर होती है, या हम लोग बोलें स्पेसिफिकली बोलें तो डायबिटीज मेलिटस जिसको होती है, ठीक है, डायबिटीज
मेलिटस जिसको हो जाता है, ठीक, मेलिटस जिसको होता है उसे शुगर का पेशेंट बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का अमाउंट हायर साइड रहता है, ठीक। अब हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन है ये दो टाइप से हो सकती है, क्योंकि जो डायबिटीज मेलिटस है ये दो टाइप का होता है। इससे पहले हम लोग एक बात नॉर्मल कॉमन बात करते हैं कि जो वर्ल्ड डायबिटीज फेडरेशन जो है क्या है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन जो है, ठीक है, इसने बताया था कि 2010 के अंदर, कब, 2010 के अंदर 285 मिलियन केस थे, 285 मिलियन केस थे किसके, डायबिटीज मेलिटस के, कब, 2010 में, ठीक। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन 2030 में ये जो केस हैं, 2030 में ये जो केस हैं 438 तक हो जाएंगे, 438 मिलियन तक। ये जो बात करें हम लोग आंकड़े की बात करें, ये मिलियन में चल रहा है, ठीक है। 2030 तक ये क्या हो जाएंगे, 438 मिलियन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की, ठीक। तो डायबिटीज मेलिटस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो डायबिटीज मेलिटस जो है ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, टाइप फर्स्ट, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये होता है टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन, इसे बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हम बोल सकते हैं इसको, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। आइए बात करते हैं इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, कि जब डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन होती है तो दो टाइप से हो सकती है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। डायबिटीज मेलिटस अगर है टाइप 1 का, तो टाइप 1 डायबिटीज कब होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक अपने आप में। ये टाइप 1 डायबिटीज क्या है, अपने आप में क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो बीटा सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है अपना इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन को रिलीज करती हैं, और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो मतलब क्या है, इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज के आइलट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। डिस्ट्रॉय जब कर दिया जाता है तब क्यों होता है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है, ठीक। तब क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तब इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है, या फिर बहुत कम अमाउंट के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो आपको बात समझ आई होगी कि अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाए तब भी हमें क्या हो सकता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन हमें 40 ईयर से पहले पहले देखने को मिलती है, 40 ईयर से पहले पहले देखने को मिलती है, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज, ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज भी बोल देते हैं, क्लियर। अब इस कंडीशन में होता क्या है, टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है बेसिकली, कि इसके अंदर जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो कौन सी हैं, इम्यूनो सप्रेसिव जो ड्रग्स हैं वो यूज की जाती हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये क्या अपने आप में एक एंटी, हम बात करें कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, एंटी नहीं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करती है ड्रग जो है साइक्लोस्पोरिन ए। तब क्या किया जाता है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है ताकि वो बीटा सेल्स जो है इनको डिस्ट्रॉय ना करे, लेकिन ये भी इतना ज्यादा कारगर नहीं है, ठीक। इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट किया जाता है किसका, बीटा सेल्स का, ठीक है। बीटा सेल्स जो है इन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है इनको, तो वो भी इतना ज्यादा कोई कारगर इसमें है नहीं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि इस कंडीशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, इस कंडीशन के अंदर टाइप 1 डायबिटीज के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर कीटो एसिडोसिस की कंडीशन बन जाती है। क्या बन जाती है, कीटो एसिडोसिस की कंडीशन बन जाती है। कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस क्या होता है कि जो हम बात करें ब्लड है, ठीक है, कीटो एसिडोसिस की कंडीशन बन जाती है,
वहां पर क्या होता है ब्लड में कि जो एसिडिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कीटोन बॉडीज होती हैं, इनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है, इसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो कीटो एसिडोसिस की कंडीशन बन जाती है। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि यूरिन के साथ में ये रिलीज होते हैं, ठीक है। अब यूरिन के साथ में और क्या रिलीज होता है, वहां पर ग्लूकोज भी रिलीज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज भी रिलीज होता है, क्योंकि उसका अमाउंट भी क्या होता है, बढ़ चुका होता है ब्लड के अंदर। ये था टाइप 1 डायबिटीज के अंदर या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप 1 डायबिटीज, सॉरी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है सिर्फ 3 to 4% जो पर्सन है उन्हीं को होता है, ठीक है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बहुत कम देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है ये कब होता है, जब इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सेल्स का। इंसुलिन के लिए जो रेजिस्टेंस है सेल्स का, बॉडी के सेल्स का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंसुलिन तो रिलीज होगा, तो मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, यहाँ पर इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है, इंसुलिन की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, तो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है। इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है, इंसुलिन के लिए जो रेजिस्टेंस है बॉडी की सेल्स का वो बढ़ चुका है। अब वो बढ़ चुका है तो रिस्पॉन्ड नहीं करती वो इंसुलिन को, रिस्पॉन्ड जब वो नहीं करती तो इंसुलिन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता, ठीक, सिंपल। तब क्या हो जाता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज है उसकी कंडीशन आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर हमें कीटो एसिडोसिस की कंडीशन नहीं देखने को मिलती, इसके अंदर बेसिकली कीटो एसिडोसिस की कंडीशन हमें नहीं देखने को मिलती। क्लियर, ये बात ध्यान रखें, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर ये काफी ज्यादा रेयर होती है, ठीक। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि अमीनो एसिड्स का अमाउंट भी बढ़ जाता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स का अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड में, ठीक है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, इसके अलावा फैटी एसिड्स जो है इनका अमाउंट बढ़ जाता है, इनका जो अमाउंट है एलिवेटेड हो जाता है। एलिवेटेड का मतलब क्या है, बढ़ जाना, ठीक है, इनका जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर। अब क्या होता है कि इसके अलावा जो ग्लूकोज को जब बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, जब ग्लूकोज को बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी उसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, ठीक है, तो काफी इम्प्रैक्टिकल सी कंडीशन हो जाती है यहाँ पर। तो बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, क्या हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में हमें क्या होता है कि पॉलीयूरिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है, पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीयूरिया में क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ठीक है, काफी ज्यादा यूरिनेशन होता है। क्लियर। पॉलीयूरिया के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है। इसके अलावा एक और कंडीशन हमें देखने को मिलती है पॉलीडिप्सिया की, पॉलीडिप्सिया की। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है कि काफी ज्यादा आपको जो ड्रिंकिंग है वो ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, वाटर ड्रिंकिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलीयूरिया की जब कंडीशन होती है तब वहां पर क्या होता है कि वाटर का एक्सेसिव लॉस होता है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। और वाटर का जब एक्सेसिव लॉस होता है तो हमें पानी भी जरूर पीना पड़ता है, तो जब क्या होता है हमें एक्सेसिव ड्रिंकिंग करनी पड़ती है, पॉलीडिप्सिया की कंडीशन हो जाती है, ठीक। अब क्या है कि काफी ज्यादा खाने के कारण, काफी ज्यादा खाने के कारण भी, पॉलीफैगिया के कारण भी, पॉलीफैगिया के कारण भी क्या हो जाता है कि हमारा जो वेट लॉस है वो होने लग जाता है, वेट लॉस जो है वो होने लग जाता है, ठीक, वेट लॉस होता है। क्लियर। काफी ज्यादा खाना पड़ता है हमें। अब काफी ज्यादा क्यों खाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को लगता है, लेकिन ग्लूकोज होता है वहां पर, ठीक है, ग्लूकोज के लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो वेट लॉस होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, एपेटाइट भी बढ़ जाती है, अपनी भूख जो है वो बढ़ जाती है, ठीक, एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। तो इसके अलावा भी और क्या कंडीशन होती है कि हाइपरग्लाइसेमिया जो है वो हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन हो जाती है, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन हो जाती है, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन हो जाती है। क्लियर, समझ आया होगा आपको ग्लाइकोसूरिया क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर जो पर्सन है, जो पर्सन है उसके अंदर और कौन कौन सी हमको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना पड़ता है, ठीक है। पर्सन के अंदर क्या होता है कि जो वीक मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं, जो मसल्स होती हैं पर्सन में, मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, मसल्स काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं, क्योंकि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है। प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म जब हो रहा होता है तो क्यों होता है प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, क्योंकि ग्लूकोज मिलता नहीं है, जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या करेगी बॉडी, प्रोटीन को ही एज एन एनर्जी सोर्स यूज करेगी, तब क्या हो जाएगा कि प्रोटीन का अमाउंट मसल्स में से कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, मसल जो है वो काफी ज्यादा वीक हो जाएंगे, ठीक है। लिपोलाइसिस इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, लिपोलाइसिस इंक्रीज हो जाता है, ठीक, मतलब फैट को भी यूज करेगी बॉडी, जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या करे, फिर क्या करेगी वो फैट को भी यूज करने लग जाती है। क्लियर बेटे। तो ये हैं बेसिकली कुछ एक इसके हम बात करें कि टाइप 2 डायबिटीज के कुछ एक लक्षण है, ठीक है, सिम्टम्स है इसके। अब ध्यान से बात सुनिए कि अगर डायबिटीज जो है इसको लंबे टाइम तक ट्रीट ना किया जाए,
जब डायबिटीज को लंबे टाइम तक ट्रीट ना करी जाए। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है कि काफी ज्यादा एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। कुछ एक हमें डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर क्या होता है कि रेटिना जो होते हैं बंदे का, वो डैमेज हो जाता है पर्सन का, ठीक। उसके अंदर विजन की प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हमें देखने को मिलती है, ठीक। मतलब जो किडनी है वो भी खराब हो जाती है, ठीक। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं डायबिटीज के वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और बेसिकली इसका कोई अभी तक कंप्लीट इलाज भी नहीं है, ठीक है। जो कंप्लीट इलाज है वो इसका नहीं है डायबिटीज का। इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। जो डायबिटीज है, ध्यान से बात सुनिए, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, ठीक। क्योंकि बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, तो इसका बेसिकली कोई इलाज नहीं है, ठीक। इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। तो आपको समझ आया होगा कि ये जो है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। अब हम लोग बात करते हैं कि ये थी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या है, यहाँ पर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया वर्ड का मतलब क्या है कि जो ब्लड ग्लूकोज है इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम, क्योंकि जो इंसुलिन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज अगर रिलीज होने लग जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्योरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जब इंसुलिन का रिलीज ज्यादा होने लग जाए, इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होने लग जाए, तब हमें हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक। तो इसके अंदर होता क्या है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंसुलिन है वो काफी ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो हाइपर इंसुलिनिज्म हम बोल सकते हैं इसको, हाइपर इंसुलिनिज्म बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक। और सेल्स के पास में क्या होता है, काफी ज्यादा हम लोग बात करें कि जो ग्लूकोज है वो इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज जो है कम हो जाता है, और जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा यूज करती हैं, ठीक है, किसका, ग्लूकोज का। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो पर्सन है उसको काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, ठीक, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, इसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, ठीक, काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है। जो पर्सन है उसको इरिटेबिलिटी होती है, क्या होती है, इरिटेबिलिटी होती है, ठीक, इरिटेबिलिटी होती है, क्लियर। इरिटेशन काफी ज्यादा होती है, मतलब इरिटेबिलिटी के अलावा क्या होता है, पर्सन को कंफ्यूजन रहती है, अनकॉन्शियसनेस रहती है। क्या होता है, पर्सन जो है वो कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन ज्यादा रहती है, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन देखने को मिलती है, अनकॉन्शियसनेस की क्या है हमें कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस की हमें जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है, क्लियर। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि अर्जेंट जो शुगर है या फिर ग्लूकोज है वो पर्सन को देना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्लियर। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो अगर हम लोग बात करें कि इंसुलिन अगर हाइपर अमाउंट के अंदर रिलीज हो रहा है, इसके अलावा हम बात करें कि जो ग्लूकागॉन है वो अगर कम रिलीज होने लग जाए, अगर ग्लूकागॉन कम रिलीज होने लग जाए तब हो सकता है ये कंडीशन, ठीक है। या फिर जो बीटा सेल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है, क्लियर। क्योंकि तब क्या होता है, इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो ये था पैनक्रियाज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो गोनाड्स हैं हमारे, ठीक है, उनके बारे में।